हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन। आपके रेस्पिरेशन वाले जो टॉपिक है उसमें फैटी एसिड्स का बायोसिंथेसिस और बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में बात हुई है। बीटा ऑक्सीडेशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है उनके बारे में ज़रा हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए इंटरेस्टिंग फीचर हम बात करते हैं कि राजस्थान में हम देखते हैं और इवन अरेबियन जो कैमल हैं, जो ऊंट है, इनके ऊपर हम्प होता है। और अक्सर हम सभी बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत है। और आपने भी पढ़ा होता है कि इसकी जो हम्प होती है, जो कुबड़ होती है, उसमें जो फैट होता है वो फैट वाटर के फॉर्म में, मेटाबॉलिक वाटर के फॉर्म में तब्दील करवा दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है तब्दील होने की, ये प्रोसेस है बीटा ऑक्सीडेशन। तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा इसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो। अभी बीटा ऑक्सीडेशन होता क्या है? देखिए, हम सिंपल मैनर में अगर बात करें तो हमारी बॉडी में एनर्जी मॉलिक्यूल्स 3 होते हैं मेनली: कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। मेजर मॉलिक्यूल्स यही होते हैं जो हम अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। इनमें से सबसे इजीली मोबिलाइज होने वाला, यानी सबसे इजीली एनर्जी प्रोवाइड करने वाला होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर हमने एक्सेस कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया है तो उसको फैट में तब्दील करवाया जाएगा और बॉडी में स्टोर करवा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है फैट। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो बॉडी का जो फैट है उस फैट को मोबिलाइज किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा और उसकी एनर्जी को ड्रॉ किया जाएगा। और अब अगर ना कार्बोहाइड्रेट है बॉडी के पास में, ना ही उसके पास में फैट है, तो फिर स्टोर्ड प्रोटीन को तोड़कर और फिर उससे एनर्जी को ड्रॉ किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है, जो फैट है वो कई गुना एनर्जी को स्टोर करके रखता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। तो ये एनर्जी इसमें होती कहाँ है और ये कैसे एनर्जी ड्रॉ करते हैं, हम जरा कंपेयर करेंगे कि आपने ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि तकरीबन 30 एटीपी इक्विवेलेंट एनर्जी बनती है। ठीक है। अब हम इसी ग्लूकोज को, जो कि 6 कार्बन है, इसको हम कंपेयर करते हैं एक 18 कार्बन फैटी एसिड के साथ में। 18 कार्बन का अगर हम ग्लूकोज कंसिडर करें तो हमें ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल कंसिडर करने पड़ेंगे और एक मॉलिक्यूल हमें 30 एटीपी इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो तीनों मिलके, यानी ग्लूकोज के 18 कार्बन जो ग्लूकोज की फॉर्म में है वो हमें 90 एटीपी इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ पामेटॉइल एसिड, जो कि यू कैन कंसिडर इट्स द 18 कार्बन फैटी एसिड। इस फैटी एसिड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी 16 कार्बन फैटी एसिड है, अगर इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है और टीसीए साइकिल ऑपरेट होता है तो ये तकरीबन 108 एटीपी इक्विवेलेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाएगा। और उसमें से बीटा ऑक्सीडेशन इटसेल्फ हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा? 28 एटीपी। तो इसलिए बीटा ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम देखते हैं कि कोई भी फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ऑक्सीडेशन होने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पहला चीज़, फैटी एसिड को एसिटाइल कोए में तोड़ना, और ये जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। तो मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे केस कंसिडर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 16 कार्बन का हमने पामेटॉइल एसिड हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो ये जो 16 कार्बन हैं, इनमें से 2 कार्बन का एक एसिटाइल कोए तोड़ा जाएगा एक राउंड में, और वो एसिटाइल कोए सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा। और सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करने के बाद में वो NADH और FADH बनाएगा, और ये जो NADH और FADH होंगे ये फाइनली ATP एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे।
तो 3 जो स्टेजेस हैं वो हैं बीटा ऑक्सीडेशन, जिससे फैटी एसिड से एसिटाइल कोए बनाया जाता है। दूसरा स्टेप है TCA साइकिल, और तीसरा जो स्टेज है वो आ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। बीटा ऑक्सीडेशन सैचुरेटेड फैटी एसिड का भी होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो रिलेटिवली सिंपल है और ये 4 मेजर स्टेप में प्रोसीड करेगा। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो भी फैटी एसिड है, फैटी एसिड के 2 एंड होंगे, एक एंड की तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दूसरा एंड की तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा। तो किस तरफ से एसिटाइल कोए को रिमूव किया जाएगा? हमेशा कार्बोक्सिलिक एंड की तरफ से रिमूव किया जाएगा। और एक एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करने के साथ ही एक FADH2 और एक NADH बन जाता है। यानी तकरीबन FADH2 हमें 1.5 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और NADH 2.5, यानी तकरीबन 4 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी हमें सिर्फ और सिर्फ एक एसिटाइल ग्रुप हटाने से मिलते हैं। तो सोचिए कि पामिटाइल ग्रुप में कितने टोटल कार्बन है? 16 कार्बन। तो 16 कार्बन को एक दो के सेट में, दो कार्बन के सेट में अगर हम रिमूव करें तो 7 टाइम्स हमें रिमूव करना पड़ेगा, और 7 टाइम्स में हर बार हमें 4 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी मिलेगी। टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी? 28 ATP। और हर बार जो ये एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो रहा है, इस एसिटाइल ग्रुप को रिमूव होने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? वी आर टॉकिंग अबाउट द सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, अनसैचुरेटेड बाद में बात करेंगे। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में सबसे पहले डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा, वो एक्ट करेगा और वो इनॉइल को ए, यानी जैसे सक्सिनिल को ए होता है जिसको को एंजाइम ए बोल देते हैं, इनॉइल को ए बनाएगा। फिर हाइड्रेटेज एंजाइम उस पर एक्शन करेगा और हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ए बनाएगा, जिस पर अगेन एक टाइप का डिहाइड्रोजनेज एक्ट करेगा और एक NADH बनाते हुए बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए बनाएगा। और फाइनली थायोलेज एक एंजाइम होगा जो एक्चुअली एसिटाइल ट्रांसफरेज है, यानी एक एसिटाइल ग्रुप को मूव करवाएगा, ट्रांसफर करवाएगा। वो फाइनली एसिटाइल कोए और मिरिस्टोइल कोए बनाएगा। मिरिस्टोइल कोए का मतलब 14 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेप्स हैं जिनमें आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। डिहाइड्रोजनेजेस, हाइड्रेटेजेस एंड एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, ये 3 टाइप के एंजाइम्स हैं जो कि 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। और हर स्टेप में अगर हम देखें, यानी एक एसिटाइल को ए बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होंगे वो 4 प्रोटीन्स को रिमूव करवाएंगे। ओके, और हर बार 2 कार्बन छोटी हो जाएगी फैटी एसिड चेन। जैसे 16 कार्बन पामेटोइल एसिड में से अगर एक एसिटाइल ग्रुप निकला तो मिरिस्टोइल को ए बन गया जो कि 14 कार्बन स्ट्रक्चर। ओके, और साथ में क्या बना? एक FADH और एक NADH, जो कि तकरीबन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके तकरीबन 1.5 एंड 2.5 ATP, यानी टोटल 4 ATP मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसी तरीके से मिरिस्टोइल कोए से फर्दर एसिटाइल कोए एक और रिमूव होगा, फिर वही 4 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी हमें मिलेगी। फिर उसके बाद में 12 कार्बन का स्ट्रक्चर बचेगा, उसमें से एक एसिटाइल कोए रिमूव होगा। ऐसा करते करते 7 बार ये प्रोसीजर चलेगी, जिसके चलते 7 FADH2 और 7 NADH मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे और 8 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए के मिलेंगे। तो ये जो सभी मॉलिक्यूल हैं, ये इनमें से FADH और NADH ये डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे? ये अपनी एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देंगे। लेकिन एसिटाइल कोए डायरेक्टली एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा सकता, और वो किस में एंटर करेगा? मैट्रिक्स में ही ऑपरेटेड, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही ऑपरेटेड एक दूसरा साइकिल जो आप अच्छे से जानते हैं, TCA साइकिल,
उसमें वो अपनी एनर्जी को इनकॉर्पोरेट करेगा। और जब वो अपनी एनर्जी को वहाँ इनकॉर्पोरेट करेगा तो वहाँ पर फर्दर NADH, FADH ये सब बनेंगे और एक एसिटाइल कोए सिट्रिक एसिड से तकरीबन 10 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए कितने करवा देंगे? 80 ATP। तो 80 ATP एसिटाइल कोए से मिल गए और 28 ATP FADH और NADH जो कि बीटा ऑक्सीडेशन में थे वहां से मिल गए। तो टोटल कितना पामेटॉइल कोए का अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन माने conversion of fatty acid into acetyl CoA and then conversion of acetyl CoA into CO2 and H2O through TCA cycle। तो बीटा ऑक्सीडेशन और TCA साइकिल दोनों मिलकर एक फैटी एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं और वो 28 और 80 ATP यानी टोटल 108 ATP 108 ATP टोटल वो प्रोड्यूस करेंगे। ये इसका एनर्जी स्टैटिक्स है। और जैसा कि हमने बताया कि हाइबरनेटिंग जो एनिमल्स होते हैं, जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए, उनके पास में ज़्यादा खाना नहीं हो सकता, ज़्यादा वो पानी भी नहीं होगा, तो वो अपना जो एनर्जी है वो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू अपने पास में जो स्टोर्ड फैट है उस फैट से बीटा ऑक्सीडेशन करके और वो अपनी एनर्जी को ड्रॉ करते रहते हैं और ज़िंदा रहते हैं। और इसी तरीके से कैमल्स के बारे में भी हमने बात करी थी। अब हम बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ध्यान देते हैं दोस्तों कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड है तो उसके दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली हुआ करते हैं, सिस कॉन्फ़िगरेशन एंड द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। जो आपने जो पहला एंजाइम देखा था एंड दैट एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेज, और इसके बाद में आपने बात करी थी इनोइल कोए हाइड्रेटेज। ये जो एंजाइम है ये यूजुअली काम आएंगे सारे के सारे, लेकिन ये तब काम करते हैं जब हमें कोई ट्रांस डबल बॉन्ड प्रोवाइड करवाए। ऑन द कॉन्ट्रेरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ज़्यादातर फैटी एसिड एनिमल्स और प्लांट्स में होते हैं उनमें सिस डबल बॉन्ड होता है, और जो सिस डबल बॉन्ड होंगे उन पर इनोइल कोए हाइड्रेटेज जो एंजाइम है वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। सिस डबल बॉन्ड को ट्रांस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करवाने के लिए दो टाइप के एंजाइम्स एडिशनली हमें काम में लेने पड़ेंगे, आइसोमरेज एंड रिडक्टेज। जो आइसोमरेज है वो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सिस डबल बॉन्ड को ट्रांस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, और जो रिडक्टेज है वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के सिस डबल बॉन्ड को ट्रांस में कन्वर्ट करता है। तो फिर बाकी के जो रिमेनिंग एंजाइम्स है बीटा ऑक्सीडेशन के वो वहाँ पे काम कर पाते हैं। बस ये एक मेजर डिफरेंस है, बाकी सारी कहानी सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह ही यहाँ पर भी कंप्लीट होगा। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम।